अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो चीजें देखी थी वो हमने लिमिटेड लायबिलिटी देख ली थी, शेयर्स देख लिए थे, डिविडेंड तक देखी थी कहानी। आज हम जो है ना एक बहुत ही खतरनाक एरिया शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मतलब जिसका जो है ना आपके पास थ्योरेटिकल सवाल आता है पेपर में। ठीक है। इक्विटी। देखिए इक्विटी क्या होती है, गौर से समझिएगा इस चीज को। वो कहता है इक्विटी, इक्विटी इज द टोटल total monetary value of company represented by issued share capital and reserves। ठीक है। इक्विटी वो होती है टोटल मॉनेटरी वैल्यू एक कंपनी की, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है इशूड शेयर कैपिटल और रिजर्व से। सर ये रिजर्व क्या होते हैं, जरा मुझे ये बताएंगे। सर ये रिजर्व एक चीज होती है, थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ते हैं, 2 मिनट रुक जाइएगा मतलब। सर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। सही है। सर देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर होता है शेयर। सर हमारे पास सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेयर्स की। सर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। सर हमारे पास एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज मुझे यस या नो लिख के बताइएगा उस पर, चैट पर, जल्दी से। डन। सही है। अच्छा, वो कहते हैं दो टाइप्स के शेयर होते हैं, एक हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर है, एक हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर में क्या होता है, वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट इज नोन एज देयर इक्विटी, द इक्विटी ऑफ द कंपनी, मतलब ये प्रॉपर इक्विटी होती है। प्रेफरेंस शेयर समझते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर समझ में आएगा। वो कहता है प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो इंटाइटल होते हैं शेयर होल्डर्स, इंटाइटल देयर शेयर होल्डर्स टू सर्टेन राइट्स व्हिच ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय। सर क्या मतलब है? देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उनको ना बहुत सारी चीजों में प्रेफरेंस मिल जाती है, उनको बहुत सारी चीजों में क्या मिल जाती है, प्रेफरेंस मिल जाती है ओवर क्या, ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। उनको बहुत सारी चीजों में प्रेफरेंस मिलती है। सर कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसमें प्रेफरेंस मिलती है, क्या आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा, देखें हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस। डिफरेंस पूरा मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया है। इसको कॉपी करना हो कॉपी करिएगा, इसको यहीं से देख के याद करना, यहीं से देख के याद कर लीजिएगा। देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स विद एवरी शेयर ओन, जितने भी शेयर होंगे उनके पास, विद एवरी शेयर ओन, ठीक है, बाय एन इन्वेस्टर, इट गिव्स देम वोटिंग राइट। इनको क्या मिलते हैं, वोटिंग राइट मिलते हैं। एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन कंपनीज डिसीजन मेकिंग। देखें कंपनी की जब डिसीजन मेकिंग होगी, कंपनी की डिसीजन मेकिंग कब होती है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग कब होती है? डिसीजन मेकिंग कब होती है? डिसीजन मेकिंग कब होती है? एनीवन? चैट पे बता दें प्लीज। कोई अगर माइक ओपन करना चाहे तो मैं माइक भी ओपन कर देता हूँ। सर जनरल मीटिंग होती है ना एक। एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। देखिए एजीएम में ना सारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, एंड दे हैव अ राइट टू वोट। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। डायरेक्टर कौन होता है, मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल बताया था कि डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को ओन करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, वोटिंग राइट इनके पास होता है कि ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, डिविडेंड को बढ़ा सकते हैं, या डिविडेंड को बढ़ा तो खैर इनफैक्ट नहीं सकते, कम कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतलब इनके पास, दे आर द असल मालिक ऑफ द कंपनी, और दे हैव अ पावर टू वोट इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ आती है? प्लीज मुझे बताइएगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखिए ये ना, ये होते तो नहीं है क्रेडिटर्स, लेकिन जो है ना ये एक्ट करते हैं एज ए क्रेडिटर्स। मतलब क्या सर, कहने का क्या मतलब है, मतलब कहने का मकसद ये है, देखिए गौर से समझिएगा। वो कहता है प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। इनको हम क्लिफ नहीं कराते एनुअल जनरल मीटिंग में, इनको हम कटा देते हैं। क्या ये बात समझ आती है? सही है। अच्छा, फिर वो कहता है डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, सर उनके लिए हमारे पास डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं है।
ठीक है। अच्छा, while on the other hand dividend is not fixed, लेकिन ये चॉइस है गिविंग डिविडेंड इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। देखिए कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंपनी के ऊपर। डायरेक्टर क्या करते हैं? डायरेक्टर, याद रखिएगा, डायरेक्टर डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, शेयर होल्डर एक्सेप्ट करते हैं। डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, डायरेक्टर बताते हैं कि भाई कंपनी के परफॉर्मेंस देखकर हमें ये लगता है कि हमारे पास इतना डिविडेंड आना चाहिए, इतना डिविडेंड हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया। डायरेक्टर मालिक है कंपनी के? नहीं, डायरेक्टर मालिक नहीं है सर। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर जो है वो की मैनेजमेंट पर्सनल है, जो कि कंपनी में कंपनी को चला रहे होते हैं बेसिकली। तो मुझे एक बात बताएं, जब डायरेक्टर कंपनी को चला रहे होते हैं तो डायरेक्टर थोड़ी उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट या रिजेक्ट कौन करेगा सर? एक्सेप्ट या रिजेक्ट शेयर होल्डर्स करेंगे। क्या ये बात समझ आती है? मुझे ये बताना सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, शेयर होल्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, सही है। अच्छा, डिविडेंड का केस ये होता है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस पर, इनका डिविडेंड होगा भी फिक्स और इनको प्रेफरेंस पर भी दिया जाएगा। सबसे पहले इनको मिलेगा, बाद में सबको मिलेगा। सही है, डन। अच्छा, फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल गेट देयर डिविडेंड ओनली आफ्टर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। याद रखिएगा कि भाई सबसे पहले किसको बटेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड किसको बटेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड किसको बटेगा सबसे पहले? सर सबसे पहले डिविडेंड बटेगा, डिविडेंड बटेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर किसको बटेगा सर? फिर आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को बटेगा। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनीज प्रायोरिटी इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी सबसे पहले डिविडेंड देगी, बाद में कंपनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, उनको इंटाइटल करेगी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल गेट द डिविडेंड ओनली आफ्टर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है। फिर कहता है वाइंडिंग अप। अच्छा, वाइंडिंग अप क्या होता है? वाइंडिंग अप क्या होता है? देखिए वाइंडिंग अप वो होता है जब कंपनी का निकलता है दिवालिया, कंपनी हो गई बंद। सही है, कंपनी हो गई बंद। अब क्या हुआ? अब वो बात आती है भाई, कंपनी के एसेट्स बिकेंगे, कंपनी की लायबिलिटी पे ऑफ होंगी। ठीक है। तो जब यकीनन कुछ ना कुछ पैसे हो सकते, अल्लाह करे बच जाए, जाहिर है कुछ ना कुछ, जरूरी तो नहीं है बचना, लेकिन अगर कुछ ना कुछ बचा, वो कहता है अगर कुछ जरूरी नहीं है बचना, ऐसा हो सकता है आपको जेब से पैसे देने पड़ जाए। ठीक है, अगर आप सोल ट्रेडर है, अगर आप कंपनी है, तो फिर आपको जेब से पैसे देने नहीं पड़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? लिमिटेड लायबिलिटी में। क्या ये बात याद आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो वो कहता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, द अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले किसको मिलेगा सर? सर पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में किसको मिलेगा? बाद में मिलेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। दे विल रिसीव देयर एसेट शेयर ओनली आफ्टर इट इज शेयर्ड टू किसको? किसको? विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सही है। अब वाइंडिंग अप की जरा डेफिनेशन पढ़े। वो कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग all the assets of a business, paying off all the liability, trade and other payable, and any loans. तो सर जो then distributing any remaining fund between shareholder, सर ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वाइंडिंग अप का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। तो वाइंडिंग अप की केस में क्या हुआ भाई? देखें, शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वाइंडिंग अप की केस में प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम द एसेट्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द लायबिलिटी। और सर फिर जो कुछ बचेगा आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो मिलेगा किसको? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, उसके बाद प्राइस। प्राइस का क्या केस है सर? प्राइस का ये केस है कि शेयर की प्राइस फिक्स है। कौन से शेयर की? प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस फिक्स्ड है। जब मुझे एक बात बताएं, जब प्रेफरेंस होगी तो आपके पास केस क्या होगा? सॉरी, प्राइस ऑफ शेयर फिक्स्ड है। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में क्या है? प्राइस ऑफ शेयर इज वेरीड एंड ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग इज इन्वॉल्व। जाहिर है कोई ट्रेडिंग हो रही है तो प्राइस ऑफ शेयर ऊपर नीचे तो होगी यकीनन। क्या ये बात समझ आती है? फिर वो कहते हैं रिस्क लेवल। यकीनन मुझे एक बात बताएं, जितनी जब प्राइस फिक्स होगी तो रिस्क लो होगा। रिस्क लो होगा जब प्राइस फिक्स है, तो रिस्क लो है और रिटर्न भी फिक्स है। सही है। जब प्राइस वेरी करेगी तो रिस्क हाई होगा। सही है, और आपके पास रिटर्न भी हाई होगा। ये बात आपको समझ में आती है? मुझे बताएं काइंडली। अब मैं अगर इसका पैरामीटर ड्रॉ करता हूँ, वोटिंग राइट्स का मुझे बताएं। देखिए वोटिंग राइट्स में ये केस होगा कि आपके पास, देखें,
ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होगी बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऐसी कोई वोटिंग राइट नहीं होगा क्योंकि दे आर नॉट बी द पार्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, तो उनके पास वोटिंग राइट तो होगा ही नहीं। डिविडेंड पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उनका डिविडेंड फिक्स होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों का डिविडेंड वेरी करता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड मैंने बताया था, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या ये बात समझ आती है? देन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया आपको। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप होगा इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप, तो आपके पास जो एसेट बिकेंगे लायबिलिटी पे ऑफ होगी। अगर अमाउंट बचा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बटेगा, बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन प्राइस देखें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की प्राइस फिक्स है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की ट्रेडिंग इन्वॉल्व है तो प्राइस वेरी करती है। और सर रिस्क लेवल, सिंस प्राइस फिक्स है तो रिस्क किस में ज्यादा होगा? सर रिस्क जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में, ऑर्डिनरी शेयर में ज्यादा होगा, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न लो रिस्क, लो रिस्क तो लो रिटर्न। क्या ये केस समझ में आया? प्लीज मुझे बता दें। सर मुझे प्रेफरेंस शेयर का मतलब बता देंगे, लाइक इसका मतलब देखिए होता क्या है? प्रेफरेंस शेयर, इसका कोई, देखिए इसको इस तरह समझे कि ऑर्डिनरी शेयर जो है ना, दे आर द ओनर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ राइट्स एंटाइटल किए जाते हैं विच ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डो नॉट एंजॉय। देखिए एक बंदा जब रिस्क ही नहीं लेने जा रहा, देखिए ये दो टाइप्स ऑफ, इसका मैं मतलब आपको क्या बताऊं, ये सर तो दो ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर है। देखिए नहीं नहीं नहीं, क्या 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 डायरेक्टर क्या? मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हमारे डायरेक्टर हुए? प्रेफरेंस शेयर डायरेक्टर कैसे हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर बात करें, वैसे वो भी डायरेक्टर नहीं होते। समझिएगा गौर से। देखिए दो टाइप्स के कंपनी में शेयर्स हैं। कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं। कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो कंपनी के पास तो ऑप्शन है ना, कंपनी लोन ले ले, कंपनी ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दे, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। आपका सवाल ये नहीं हो, आपका सवाल ये हो सकता है कि सर कंपनी प्रेफरेंस शेयर कब इशू करेगी, ये सवाल बनता था, कंपनी प्रेफरेंस शेयर कब इशू करेगी। तो इसका जवाब ये है, देखिए एक ऐसा शेयर होल्डर, एक दोनों को जो भी ओन करेगा वो शेयर होल्डर ही कहलाएगा। ठीक है, एक ऐसा शेयर होल्डर जो के बोलता है यार मुझे नहीं लेना रिस्क, मुझे चाहिए सुकून, मुझे चाहिए एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, मुझे वो रिटर्न पकड़ाओ, मैं सुकून से जाकर साइड पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे शेयर होल्डर क्या खरीदे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर बोलते हैं मुझे रिस्क लेना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क लूं ताकि मैं कंपनी का मालिक बन सकूं, तो वो कौन सा शेयर ले? वो ऑर्डिनरी शेयर ले ले। क्या ये बात समझ आती है? दे आर बेसिकली द टाइप ऑफ शेयर, दे आर नॉट द जी शेयर होल्डर। सर। इसका जो ओके। इस शेयर का जो ओनर होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शेयर होल्डर। ठीक है, सही है। क्या ये बात समझ में आती है? यस अब सर। अब 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 देखें, हमारे पास दो केसेस हैं। हमारे पास एक केस है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक है नॉन रिडीमेबल। अच्छा ये पेपर में आपके नहीं आता, ये ए लेवल के पेपर में आएगा, आपके पेपर में नहीं आता। समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, रिडीम हो जाएंगे मतलब से 5 साल बाद शेयर होल्डर आपके पास आएगा और बोलेगा यार मुझे मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे उस, ये आपने जब शेयर, अबे भाई भाई भाई, ये आपने जब शेयर इशू किया होगा तो आपने ना यहाँ पर टर्म लिखी होगी उसकी, 5 इयर्स। आपने इंटरेस्ट लिखा होगा 10%, आपने फेस वैल्यू लिखी होगी ₹100। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये होगा कि वो 5 साल बाद आएंगे, वो 5 साल बाद आएंगे और 5 साल बाद आकर आपसे अपना पैसा ले जाएंगे। ठीक है, रिडीम करवा लेंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर हम इस ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस देखें, अगर हम इस ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस देखें, आपको ये लायबिलिटी नहीं लग रही? कंपनी ने उधार लिया, क्या ये कंपनी के आपको ओनर लग रहे हैं? शेयर होल्डर कंपनी के, ऐसा लग रहा है कि कंपनी के ओनर है? नहीं, इक्विटी का पार्ट नहीं बनना चाहिए। आपको लग रहा है ना कि ये लायबिलिटी है, कि आपको पैसे वापस करने हैं 5 साल बाद। कब, क्या कभी शेयर्स के पैसे वापस किए जाते हैं? क्या कभी कैपिटल के पैसे वापस किए? कभी भी नहीं किए जाते। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, डू यू नॉट थिंक कि ये एक लायबिलिटी है? बिल्कुल डेफिनेटली यस। लायबिलिटी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉन करंट, ये और ये 5 साल की है तो मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होगी। अच्छा फिर आता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं
के वो प्रेफरेंस शेयर जो कि इशू हो गए, तो उसके बाद कभी भी रिडीम नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे। कंपनी इनको पैसे देकर वापस शेयर नहीं लेगी। ये इशू हो गए, ये हो गए, बस खत्म। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये इक्विटी का पार्ट बनना चाहिए? डेफिनेटली यस बनना चाहिए सर। सर पैसे दे दिया, बस अब रिटर्न लेते रहो हर साल 10% का। तो सर ये इक्विटी का पार्ट बनना चाहिए। आई होप ये केस समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सही है, डन है। सर ये इक्विटी वाली बात दोबारा बता देंगे? ठीक है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कि कभी वापस नहीं होते। ठीक है, वापस नहीं होते मतलब, सर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, वंस इशूड खत्म। अब आपको 5 साल बाद 10 साल बाद आकर पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं होगा आपको पैसे देगी और बोलेगी कि यार ये लो अपना शेयर वापस पकड़ो, नहीं। अब आपने शेयर इशू हो गया, अब खत्म हो गई कहानी, अब बस केस खत्म। तो मुझे एक बात बताएं, ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलेंगे? सर ऐसे शेयर्स को हम बोलेंगे कि ये हमारे शेयर्स हैं, ये इक्विटी है। वो वो शेयर्स वो शेयर जो कंपनी वापस बाय बैक करेगी, वो बोलेगी आज मुझे 100 रुपए दो, 5 साल बाद अगर मुझसे वापस ले लेना 100 रुपए अपने, और हर 5 साल में हर साल सूद लेना अपना 10-10% का। तो मुझे बताएं, क्या ये इक्विटी है? नहीं नहीं सर, ये तो स्ट्रेट अवे लायबिलिटी लग रही है ना। 5 साल के लिए कंपनी ने आपसे 100 रुपए लिए, हर हर साल 10-10% का सूद दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो सर ये तो लायबिलिटी हो गई। लेकिन कंपनी कह रही है पैसे आज दे दो, खत्म, अब जाओ, अब हर साल 10% का सूद लेते रहना जब तक तुम्हें चाहिए हो। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसा शेयर इक्विटी होगा? डेफिनेटली यस, इक्विटी होगा। ठीक है, चले जी। यस सर, समझ आ गया मुझे। जी, रिडीमेबल नहीं भाई, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल होता है इक्विटी के पार्ट। नॉन रिडीमेबल तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है ना। डन है। चलें, अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं एक और छोटा सा केस समझते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ एक केस। डिबेंचर क्या होता है? सबसे पहले हमने आज की क्लास में क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़े, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स। भाई शेयर्स और डिबेंचर्स में फर्क क्या है? देखें, शेयर्स क्या है, आप लोगों को ये बात तो पता है ना। शेयर्स क्या है ये तो पता है ना आप लोगों को। जी। एक मिनट दीजिएगा। चलें, अब हम बढ़ते हैं इसको आगे। देखिए डिबेंचर क्या होता है। शेयर्स तो आपकी इक्विटी होती है, कैपिटल होता है। ठीक है, डिबेंचर क्या होता है? वो कहता है दे आर द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फंड्स, एक लिमिटेड कंपनी के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज होगा डिबेंचर पे। ठीक है, और वो कहाँ ले जाया जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एज अ फाइनेंस कॉस्ट। मैंने लास्ट क्लास में ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली थी। और कंपनी मस्ट पे इट रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्रॉफिट इट हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस। अब इसको खूब अच्छी तरह एक छोटा सा केस समझिएगा। सही है, अब हमें ये छोटा सा केस समझना। अरे भाई ये क्यों ओपन हो गया? टूल बार नहीं चाहिए भाई, इसको ओपन करो, इधर एक पेज इशू करो। Here, head page and this। चलिए अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा गौर से। देखिए, हमारे पास ना ये केस है। ये एक कंपनी है। सही है, अब कंपनी के पास ना दो ऑप्शन है। कंपनी या तो ऑर्डिनरी शेयर इशू करे, ठीक है, या तो कंपनी एक और चीज इशू करे। क्या है वो देखते हैं अभी। उसका नाम है डिबेंचर। सही है,
अब हुआ क्या, कंपनी ने सारे काम किए 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 किए, देखिए कंपनी को आया एक प्रॉफिट। ठीक है, अब कहानी समझिएगा। आपने ना लोन लिया, आपने 1 लाख का लोन लिया @8% पर। क्या ये बात समझ आती है? मुझे पहले ये बताएं। हर साल आपको क्या करना होगा, 8,000 का सूद देना होगा। ईयर 1 में भी आपको 8,000 का इंटरेस्ट, ईयर 2 में भी आपको 8,000 का इंटरेस्ट, ईयर 3 में भी आपको 8,000 का इंटरेस्ट, ईयर 4 में भी आपको 8,000 का इंटरेस्ट, एंड ईयर 5 में भी आपको 8,000 का इंटरेस्ट देना ही देना होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्लीज मुझे बताइएगा। यस टाइप कर दें, हाँ ठीक है, डन। सही है। कुछ भी कर दें, बस कम्युनिकेशन लेनी चाहिए कि आपको समझ में आना आ रहा है। ठीक है। अच्छा, देखें ईयर 1 में क्या हुआ। ईयर 1 में ये हुआ, हर साल आपने 8,000 का इंटरेस्ट दिया। मुझे बताएं, कंपनी ने अगर ईयर 1 में लॉस कमाया, तो क्या तब भी 8,000 का इंटरेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा? या डिबेंचर होल्डर आपको माफ कर देगा? सर ये ना एक लोन है, लोन प्रॉपर लोन है, ठीक है। आप क्या प्रॉफिट हो नहीं हो, आपको 8,000 का इंटरेस्ट देना ही देना है। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के केस में क्या होगा? देखिए ऑर्डिनरी शेयर के केस में ना, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बात याद रखिएगा खूब अच्छी तरह। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई सोचे ना, डिविडेंड है क्या? भाई डिविडेंड इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट, डिविडेंड इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे एक बात बताएं, अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं, अगर लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो क्या आप लॉस को एप्रोप्रिएट करेंगे, शेयर होल्डर को बोलेंगे वैसे दो? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? वो यही कहता है। और इंटरेस्ट को आप कहाँ लेकर जाएंगे, इस पर हर साल जो आपके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, वो आप कहाँ लेकर जाएंगे? अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज अ फाइनेंस कॉस्ट। डन। वो कहता है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब गौर से देखिएगा बराए मेहरबानी। चलो भाई आ जाओ। चले जी। वो कहता है ऑर्डिनरी शेयर्स आर नोन एज इक्विटी कैपिटल, यानी कि वो इक्विटी आपकी, सही है, आपको वापस नहीं करनी है, आपका पैसा है। डिबेंचर आर नोन एज लोन कैपिटल, ये लोन है आपका, ठीक है। ओनरशिप, ऑर्डिनरी शेयर्स आर द पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। डिबेंचर होल्डर कौन है सर? ये डेट होल्डर है, डेट होल्डर है, कंपनी का डेट होल्डर है। वोटिंग राइट, ऑर्डिनरी शेयर अभी ऊपर बताया था, उनके पास ओनरशिप है और उनके पास वोटिंग राइट है एनुअल जनरल मीटिंग में। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी ओनरशिप राइट्स, ठीक है। रिटर्न्स, अब ये समझिएगा, डिविडेंड डू नॉट हैव टू बी पेड इफ द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर आपके पास लॉसेस आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है डिविडेंड पे करने की। हाउएवर द रिजर्व्स दैट मेक अप द पार्ट ऑफ द टोटल इक्विटी कैन बी यूज्ड टू पे ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड्स इन द ईयर द कंपनी हैज मेड अ लॉस। अब ये बड़ी खतरनाक बात कह रहा है। ये कह रहा है कि यार रिजर्व को यूज कर सकते हो, ठीक है, जो इक्विटी ने बनाया, रिजर्व दैट मेक अप पार्ट ऑफ टोटल इक्विटी, जो इक्विटी का पार्ट बन रहा है, उसको यूज कर सकते हो ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड पे करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है? थोड़ा सा आगे जाकर जब मैं बोनस इशू पढ़ाऊंगा ना, तो उस वक्त शुरू करेंगे, सही है। अच्छा, फिर क्या कहता है? कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। द इंटरेस्ट अपीयर एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, और ये कैसे आएगा? एज अ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ऐसा कौन सी कॉस्ट आएगा मुझे बता सकते हैं? फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा। डन। फिर कहता है नोट, डिविडेंड, अब आगे मैंने वही बात लिखी है जो ऊपर मैंने पढ़ाई थी, इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ओनली पेड व्हेन द कंपनी हैज प्रॉफिट, वाइल रिटर्न ऑन डिबेंचर इज इंटरेस्ट। जो रिटर्न आप डिबेंचर पर दे रहे हैं वो इंटरेस्ट है, सूद है, प्रॉपर सूद है। द कंपनी हैज टू बी पेड एंड चार्ज टू पीएनएल, कंपनी को हर हाल में पे करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, आपको पे करना ही करना है। और आपके पास उसको पीएनएल में भी चार्ज करना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है सर? फिर वो कहता है वाइंडिंग अप, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर लास्ट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सर ये बेचारे, इनको हम सबसे आखिर में देते हैं पैसे, ठीक है। डिवेंचर होल्डर आर द फर्स्ट वन, इनको हम सबसे पहले देते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये लोन होल्डर है, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा लोन होल्डर को सबसे पहले पैसे मिल जाते हैं। अगर यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई हूं, तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं।
अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। अब्दुल हादी भाई, बराए मेहरबानी यस या नो लिख दें। ठीक है सर। बस हेडिंग डालें राइट इशू की। अब ना देखिए ये ना थोड़ा सा गौर से देखना है इसको। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एक्सेल का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है। जरा अब आप लोगों को ना चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा गौर से देखना होगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा काइंडली। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस अच्छी तरह से देखिएगा। मैं पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। मुझे काइंडली क्या बताइएगा, मेरी एक्सेल वाली स्क्रीन विजिबल है? चैट पर यस या नो लिख दीजिएगा। मैं चैट को ओपन ही कर लेता हूँ। हाँ जी, मेरी एक्सेल वाली स्क्रीन विजिबल है? यस लिखा है या नहीं लिखा? प्लीज टाइप यस इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। डन। ठीक है। देखिए कंपनी में ना शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी में शेयर होल्डर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डन। ये कंपनी के कौन है? दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। डन है। अब ये कॉन्सेप्ट गौर से समझना है। ठीक है। इनके पास जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इनके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वो कुछ इस तरह है। इसके पास 1 मिलियन शेयर्स है। इसके पास 21 मिलियन का 1.2% है। इसके पास, ये मैं एक जस्ट अपने हिसाब से कोई नंबर ले रहा हूँ। ठीक है। इसके पास सर, इसके पास इतने शेयर्स हैं। सर इसके पास 30% ऑफ दिस है। सर इसके पास मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें आप। सर इसके पास मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें आप। ये एक, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं एक फिगर अज्यूम कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। सर आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, और सर आप देन इसको 6 लाख ले लें, एंड सर आप इसको सम कर लें। अब गौर से एक कॉन्सेप्ट समझना सबसे पहले। 6976 और आपके पास, इसको आप कर लें 5 लाख। सही है। डन है। क्या ये बात समझ आती है? ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होगा। सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे ये बात करूं, मेरी मेरी बात को गौर से सोचिएगा और समझिएगा प्लीज। अगर मैं ये कहूं कि सर मेरे पास परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये निकल सकती है मेरे पास? जी सर, डेफिनेटली निकल सकती है सर। ये दिस डिवाइड बाय दिस, तो सर मेरे पास इसी तरह से सारों की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ जाएगी और वो ये होगी। डन है सर। और अगर मैं इसको सम करूंगा तो ये मेरे पास बराबर होगा 1 के, यानी के, या ये मेरे पास बराबर होगा 100% के। डन है। कोई परेशानी, मुश्किल, मसला, टेंशन? नहीं है सर। सर अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है ना उसको बता रहा हूँ। देखें, मुझे जो है ना शेयर इशू करने थे। अब मुझे शेयर इशू करने थे। ठीक है। मैंने कहा यार मैं क्या करूं। मैंने कहा यार मुझे जो है ना 2 लाख शेयर इशू करने हैं। कितने? फिर 5 लाख। मुझे 5 लाख शेयर इशू करने हैं। ठीक है। मैंने कहा यार पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि ना मैं ले आता हूँ, मैं इन सबके शेयर्स को ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है। सही है। इन सबके मैंने शेयर्स को ऐसे ही रखा। मैंने कहा यार मैं एक नया शेयर होल्डर लेके आता हूँ, और वो मेरे पास जो नया शेयर होल्डर होगा उसका नाम क्या होगा? आई जे के।
डन। के होगा उसका नाम। ठीक है सर। अब जब मैं ये नया शेयर होल्डर लेके आया और मैंने उसको 5 लाख शेयर दिए, तो मुझे एक बात बताएं, मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? सर आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर ये हो गए। सर अगर आप परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग निकालेंगे, अब यहां पर समझने की चीज है, बराए मेहरबानी से समझिएगा। देखिए अगर मैं परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग निकालूंगा, तो मेरे पास अब जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आई, अब जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आई, वो मेरे पास कुछ इस तरह से आई कि जो मेरे पास जो लोग थे, देखें ए का शेयर, अगर आप ए का शेयर देखें, तो ए को पहले 14.29% मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है? 13%। बी को देखें, बी को पहले 17% मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है? 16%। सी को देखें, सी को पहले 240,000 मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है? सर अब उसको 320,000 मिल रहा है। सर डी को कितना मिल रहा है? 140,000 मिल रहा है। पहले कितना मिल रहा है सर? सर पहले 3.43 मिला था, अब 3.2 हो गया। तो सर सारे लोगों की वो कम हो गई ना सर, शेयर होल्डिंग कम हो गई। मसला क्या हुआ सर? अब मसला ये हुआ कि यार अब इस तरह तो मेरा शेयर होल्डर मुझसे नाराज हो जाएगा, वो तो बोलेगा यार मेरी तो शेयर होल्डिंग खराब हो रही है। ऐसा ऐसा। डन डन। मुझे एक बात बताएं, क्या ये बात समझ आती है? अब उसके लिए वो हल कहता है, वो कहता है यार एक काम करो, आप है ना, आप ना राइट इशू करो शेयर होल्डर्स को। कैसे करो? शेयर होल्डर को करो। कैसे करो सर? अच्छा इसकी भी आप अगर देख लें और आप इसको सम कर लें, तो सर ये आएगा 100% आ रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब वो कहता है नहीं ऐसे नहीं करो, ये मैं क्या कर रहा हूँ? इशू टू, अरे भाई, ये मैं क्या कर सर रहा हूँ? नया शेयर होल्डर को अपॉइंट करने से पहले मतलब बाकी एक शेयर मिनट होल्डर मुझे से बस, पूछा नहीं जाता? 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर मैं आपका पूरा सवाल लेता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको इस तरह नहीं करते, इसको इस तरह करते हैं कि जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक सर्टेन रेट से नए वाले शेयर बांट देते हैं। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, 1 for 10, मुझे 5 लाख शेयर इशू करने, मैं 1 for 10, जिसके पास एक शेयर है मैं उसको जिसके पास 10 शेयर है, मैं उसको एक शेयर दे रहा हूँ। ठीक है। क्या मुझे आपको ये बात समझ आती है? 1 for 10 नहीं होगा ना। मैं कोई एक सर्टेन रेट फिक्स कर लेता हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं कोई सर्टेन रेट फिक्स कर लेता हूँ। 1 for every 14। ठीक है। वन जिसके पास हर 14 शेयर है, मैं उसको, जिसके पास हर 14 शेयर है मैं उसको एक शेयर दे रहा हूँ। ठीक है। दिस डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसा। जिसके पास एक शेयर है मैं उसको 14 शेयर दे रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, इससे क्या हुआ? इससे मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए। सही है। मैं जिसके पास एक शेयर है, मैं राइट इशू कर रहा हूँ, मैं नए बंदे को नहीं दे रहा कोई भी शेयर, देखिएगा। मैं राइट इशू कर रहा हूँ, राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मैं राइट इशू कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार 1 for every 14 शेयर, जिसके पास हर 14 शेयर है, तो मैं उसको नया शेयर दे रहा हूँ, मैं राइट दे रहा हूँ, उनको राइट इशू दे दिया। सर अब क्या हुआ? अब गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा, गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब क्या हुआ? अगर आप देखें तो इनकी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने हो गए? देखें इसके पास पहले शेयर से इतने, पहले इतने थे, 1 मिलियन शेयर थे, अब मैंने इसको राइट दे दिया, ये हो गए। अब अगर आप इसके पास सम करें, तो इनके पास जो शेयर हो गए वो टोटल इतने हो गए शेयर्स। ठीक है। और अगर अब आप देखें तो आपके शेयर्स बढ़ भी गए, 7.5 पर आ गए। अब अगर आप इसी तरह परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालें, अब अगर आप इसी तरह परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालें, तो अब आप देखिएगा कि उनका जो है ना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मेंटेन्ड रहेगा। सर कैसे मेंटेन्ड रहेगा? देखिएगा अभी आप सिर्फ कंट्रोल D, और आप इसको कर लें कन्वर्ट। देखें, क्या इनका शेयर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हिला? नहीं सर, नहीं हिला, नहीं हिला। सर अगर आप राइट इशू कर रहे हैं, यानी कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दे रहे हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम जो है ना हमारे शेयर्स खरीद लो 1 for every 14।
हर 14 शेयर जिसके पास होंगे उसको हम एक शेयर दे देंगे। तो जब हमने ये राइट दिया, मुझे एक बात बताएं, तो सर इससे क्या हुआ? इससे ओनरशिप ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हुई। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक के बाद हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बराए मेहरबानी 10 मिनट्स के बाद रीज्वाइन करें।